तो आज का वीडियो आप सभी एएनएम के लिए 29 नंबर का वीडियो है। अगर इससे पहले 28 तक नहीं आप देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखें। मैं हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ पुराने भी होते हैं और कुछ न कुछ नए ज़रूर रहते हैं, जहां से आप सभी प्रकार के क्वेश्चन सीख सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन में मैं तो ये ज़रूर कहूँगा 10 से 15 क्वेश्चन आपको या 20 क्वेश्चन भी रिपीटेड मिल सकता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन वो 15-20 में रिपीटेड इसीलिए डालता हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे। ठीक है, बाकी चलिए पढ़ते हैं आज एक फिर से हम लोग। ओके चलिए, शरीर में सबसे आम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कौन सा होता है? कहता है कि बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, मतलब उतार चढ़ाव जो होता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में जो असंतुलन होने का जो सबसे बड़ा आम जो होता है वो कौन सा होता है? तो हाइपोकैलेमिया होता है। क्या होता है? हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम की कमी होनी। ठीक है ना। आगे है, नर्सिंग में SBAR का पूर्ण रूप क्या है? तो नर्सिंग में SBAR का पूर्ण रूप है सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था स्टाफ नर्स में कि SBAR में ए का मतलब क्या है? तो ए होता है असेसमेंट, B फॉर बैकग्राउंड, S फॉर सिचुएशन, R फॉर रिकमेंडेशन। ठीक है, आगे है, किस हार्मोन की कमी से एडिशन्स रोग होता है? तो कार्टिसोल के कमी होने से आपके क्या होते हैं? एडिशन्स रोग होते हैं। ठीक है ना, एडिशन्स रोग किसके कमी से होते हैं? कॉर्टिसोल की कमी से। ओके, आगे है, रोगी को अब कॉर्टिसोल कहाँ से स्रावित होता है? तो आपके एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल जो ग्लैंड होता है उससे सीक्रेट होता है। रोगी को बेहोश करने की दवा एनेस्थेसिया देने से पहले किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एनेस्थेसिया देने से पहले मरीज को एट्रोपिन दिया जाता है। यह एट्रोपिन व्यक्ति को जो सिक्रेशन होता है ताकि गला फंसे नहीं, जो श्वसन मार्ग है वो जाम नहीं हो, इसके लिए एट्रोपिन दिया जाता है। ठीक है, सबसे आम आईवी द्रव कौन सा है? तो NS होता है 0.9, यह सबसे नॉर्मल होता है, आम होता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबसे सामान्य कारण है। ओके, वयस्कों में समान श्वसन दर क्या होती है? सबको पता है 12 से 20 रेंज है, लेकिन 16 से 18 जो है नॉर्मल होता है। आगे है, किस सिंड्रोम को फैलने वाला ब्रेन डैमेज कहा जाता है? किस सिंड्रोम को फैलने वाला ब्रेन डैमेज कहा जाता है? फैलने वाला ब्रेन डैमेज कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर, ठीक है, कोगुलेशन, जहाँ पे जो ब्रेन के अंदर जो रक्त वाहिनी है उसमें कोगुलेशन होने लगता है, रक्त के थक्का बनने लगता है, जिससे ब्रेन डैमेज होने लगता है। ठीक है, आगे है, एक नवजात शिशु में पीलिया का सामान्य कारण क्या होता है? तो जो बच्चा नए जन्म लेता है तो उसमें जो नवजात में जो पीलिया जॉन्डिस होता है उसका रीज़न यही होता है कि बच्चा का लीवर इमेच्योर होता है। ठीक है ना, मतलब अपरिपक्व होता है, इसीलिए जो भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सब में जो है आपको जॉन्डिस होता ही है। लेकिन जब धीरे धीरे ये मैच्योर्ड होने लगता है जन्म के बाद तो ऑटोमेटिक वह पीलिया ठीक हो जाता है। ओके, एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी दवा तुरंत दी जाती है? तो जो एनाफाइलेटिक शॉक लगता है गंभीर एलर्जी के कारण या रिएक्शन के कारण, तो उसमें एड्रेनालाइन, ठीक है ना, एड्रेनालाइन दवा दिया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडियस में किस हार्मोन की कमी होती है? एक होता है डायबिटीज मेलिटस, समझ लीजिए, डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज को बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडियस होता है, इसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस में आपको बढ़ोतरी हो जाता है। हाँ, हृदय की मांसपेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाले धमनियाँ कौन सी है? हृदय की मांसपेशी को रक्त पूर्ति करने वाला धमनियाँ कौन सी है? तो कोरोनरी धमनी है, याद रखिएगा। नर्सिंग में MAR का पूर्ण रूप क्या है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? M फॉर मेडिकेशन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, R फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, आगे है, शरीर के सबसे शक्तिशाली एंटीकोगुलेंट क्या है? शरीर के सबसे शक्तिशाली एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब होता है थक्का जमना, और एंटी मतलब होता है विरोध में काम करना, यानी थक्का को तोड़ना, तो यह हिपेरिन होता है। हिपेरिन दवाई भी होता है, यह आपको काफ़ी शक्तिशाली जो है एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को रक्त के थक्का होने से रोकता है।
हाइपरटेंसिव क्राइसिस में किस दवा का उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का उपयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग कहते हैं मेडिसिन वाला याद नहीं होता है। आप 4 बार उसको पढ़िए ना, देखिए ना कैसे याद होता है। दिमाग में सोचिए ना, खाली कहीं बैठे रहते हैं तो सोचिए ना आप कि हमने क्या पढ़ा है। दिमाग में सोचने से चीज़ें दिमाग में आता है, और अगर आउट हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको रिवीजन कर लीजिए। ऑटोलोगस रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है? यानी ऑटोलोगस रक्त ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है? तो रोगी का अपना ही रक्त, रोगी का अपना ही रक्त जो है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। किसी मरीज को बेहोश करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। यह एक एनेस्थेसिया का काम करता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है अगर नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। मस्तिष्क में रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो विटामिन के का काम होता है रक्त के थक्का को बढ़ाना। तो रक्तस्राव अगर हो तो रक्त को थक्का के लिए हम विटामिन के देते हैं। ओके, शरीर में पानी और नमक का संतुलन कौन नियंत्रण करता है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है, ठीक है ना। नमक और पानी का संतुलन कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। नर्सिंग में एसओएफ क्या दर्शाता है? तो एसओएफ का मतलब होता है एस फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ए फॉर असेसमेंट, पी फॉर प्लान। ये भी क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया था अब की बार। ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ ही रहा था स्टाफ नर्स में कि इस एसओएफ में ए का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, ठीक है, पी का क्या मतलब है, ऐसे पूछ रहा था दे देकर। आगे है स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस का कारण बनने वाला सबसे आम बैक्टीरिया कौन सा है? स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस का कारण बनने वाला सबसे आम बैक्टीरिया कौन सा है? तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस का सबसे आम कारण वाला बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ओके, शरीर में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोकैलेमिया कहते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी का बढ़ा हुआ स्तर क्या दर्शाता है? तो अगर आपके बॉडी में सीपीआर बढ़ा हुआ है टेस्ट कराने पर, तो यह सूजन या संक्रमण, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को दर्शाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो बताता है कि आपके बॉडी में प्रोटीन का स्तर कितना बढ़ा हुआ हो, जो सूचित करता है संक्रमण और सूजन को, ठीक है। शॉक की प्राथमिक नर्सिंग प्राथमिकता क्या होती है? यानी मरीज को आघात, शॉक लगने, सदमा लगने में नर्सिंग की प्राथमिकता क्या होती है? तो रोगी को सबसे पहले सुपाइन स्थिति में रखना चाहिए, रोगी को सुपाइन पोजीशन में रखना चाहिए। ब्रोंकाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्रोंकिया, श्वसन मार्ग, श्वसन नली जो है प्रभावित होता है, याद रखना है। हृदय की धमनियों के सख्त होने को क्या कहते हैं? हृदय के जो धमनी होता है तो वह सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है जीएस का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया, कल इसी पर हुआ था। सेप्टिक शॉक का सबसे आम कारण क्या है? तो सेप्टिक शॉक का सबसे आम कारण है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। सेप्टिक शॉक का जो संक्रमण से होता है वह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सबसे आम कारण है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए गर्भ अवस्था में क्या लेना चाहिए? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, फॉलिक एसिड, ठीक है। डिजिटाइलिस टॉक्सिसिटी का सबसे आम लक्षण क्या है? यानी यह हाइपोकैलेमिया में डिजिटाइलिस टॉक्सिसिटी होता है। जब आपके बॉडी में हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम कम जाता है, तो डिजिटाइलिस टॉक्सिसिटी होता है, यानी डिजिटाइलिस विषाक्तता होता है। और इसमें सबसे आम लक्षण होता है ब्रेडिकार्डिया, यानी जो आपका हृदय का धड़कन है वो कम जाता है, 60 से नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एडिमा का सबसे आम कारण क्या है? सूजन का सबसे आम कारण है बॉडी में अत्यधिक सोडियम और पानी का रिटेंशन होना, प्रतिधारण होना, ठीक है, जमा होना। एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म, एब्डोमिनल एरियोटिक एनोरिज्म का सबसे आम लक्षण क्या है?
पेट में धड़कन महसूस होना और जो पेट के नसें होती है फूल जाती है, सूजन हो जाती है, तो इस पेट में धड़कन महसूस होना एब्डोमिनल एरियोटिक एनोरिज्म का सबसे आम लक्षण है, ध्यान दीजिएगा। आगे है हाइपरथायराइज्म का इलाज करने के लिए कौन सी दवा उपयोग किया जाता है? तो हाइपरथायराइज्म यानी थायराइड यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। एक होता है हाइपोथायराइज्म जो बहुत सारे लोगों को होता है, हाइपरथायराइज्म किसी किसी को होता है जिसमें मेथिजोल, ठीक है ना, मेथिमाजोल दवा दिया जाता है। हाइपरथायराइज्म में मेथिमाजोल दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। एक नर्स द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी के लिए कौन सी दर निर्धारित की जाती है? एक नर्स द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी देने पर कौन सी दर निर्धारित की जाती है? फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, FiO2, Fi फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड और O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यह नर्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है ऑक्सीजन थेरेपी, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्रेव्स रोग किस अंग से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है ग्रेव्स रोग, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस यह बच्चे में एक जन्मजात रोग होता है जिसमें जो पेट और आंत का जो ज्वाइंट वाला भाग है, छोटी आंत और पेट का जो मिलन स्थल है, उस मिलन स्थल पर एक पाइलोरिक वाल्व होता है। उस पाइलोरिक वाल्व में संकुचन हो जाता है, मार्ग छोटा हो जाता है, जिससे पेट का भोजन आंत में ठीक ढंग से नहीं जा पाता है। बात समझ रहे हैं? मेंडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का निचला हिस्सा मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है। आगे है माय डियर, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डिस्मोटिलिटी। डिस्मोटिलिटी का क्या मतलब है? डिस्मोटिलिटी का मतलब होता है आंतों के संचलन में कमी, आंतों के संचलन में कमी, ठीक है, मूवमेंट में कमी। एक शिशु में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS का सबसे आम कारण क्या है? तो RDS का सबसे आम कारण है सर्फेक्टेंट की कमी। RDS का सबसे आम कारण है सर्फेक्टेंट की कमी, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रीढ़ की हड्डी के बाहर। रीढ़ की हड्डी जो होता है, स्पाइनल जो बोन होता है, उसी में एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जो है दिया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे आम लक्षण क्या है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रॉन के समस्या है जो प्रोटीन के उच्च स्तर को दर्शाता है। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है? तो जो एपिस्टैक्सिस होता है, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नाक से खून जाना, ओके, नक्सीर जिसे बोलते हैं। आगे है डेलेरियम का सबसे आम कारण क्या है? डेलेरियम जिसे मनोभ्रंश भी बोलते हैं, मानसिक रोग है। तीव्र संक्रमण या दवा का साइड इफेक्ट। डेलेरियम अचानक से हमला करता है ब्रेन पर, तो वह तीव्र संक्रमण या दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकता है। आगे है देख लीजिए यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? आपको ग्लाइसेमिक से आपको कुछ ग्लूकोज याद आ रहा होगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कार्बोहाइड्रेट का रक्त शर्करा स्तर पर प्रभाव, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वह ब्लड ग्लूकोज के लेवल पर क्या प्रभाव देता है? ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स वही होता है, ठीक है, बताता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्लड शुगर पर क्या प्रभाव है, ये बताता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक हड्डी का रोग है, यह देख लीजिए बाईफॉस्फोनेट दवा दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, बाईफॉस्फोनेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, अर्टिकेरिया का मतलब पीत या त्वचा पर चकत्ते, यानी जो पीत है या जो त्वचा है उस पर चकत्ते होते हैं अर्टिकेरिया में। कार्डियोजेनिक शॉक का सबसे आम कारण क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट अटैक के कारण अचानक से व्यक्ति सदमा में जाता है, तो वह कार्डियोजेनिक शॉक के एक कारण है। एड्स का सबसे आम अवसरवादी संक्रमण क्या है? तो जैसे ही एड्स होता है, तो एड्स आपको पता है अनेकों संक्रमण को न्योता देता है, तो सबसे अवसरवादी जो संक्रमण होता है एड्स में, वह निमोनिया और कैंडिडियासिस होता है। ये दोनों संक्रमण जल्दी से अटैक करता है एड्स के मरीजों पर। पैंक्रियाटाइटिस का सबसे आम लक्षण क्या है? तो पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन, अग्नाशय का सूजन। तो अग्नाशय के सूजन में
तीव्र पेट दर्द जो पीठ तक फैलता है, क्योंकि आपका जो अग्नाशय होता है वह लेफ्ट साइड में होता है, बगल में होता है, तो जो लेफ्ट साइड से दर्द होता है पेट में वह पीठ तक जो है चला जाता है। समझ गए। एट्रियल फाइब्रिलेशन के उपचार में कौन सी दवा दिया जाता है? तो एट्रियल फाइब्रिलेशन के उपचार में जो है डिलटाइजेम दवा दिया जाता है। याद रखिएगा, डिलटाइजेम। इंसुलिन शौक का सबसे आम कारण क्या है? तो इंसुलिन शौक का सबसे आम कारण है कि अत्यधिक इंसुलिन का खुराक। मान गए कोई मरीज है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, लेकिन ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है और वो ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा ले लेगा, दवाई ले लेगा, खुराक ले लेगा, तो अचानक से उसे घात लग जाएगा, जिसे इंसुलिन शॉक कहते हैं। आगे है यहाँ पे पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS का मतलब क्या है? महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम होता है वह महिलाओं में होता है, यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। ठीक है। आगे है कैटरेक्ट में लेंस किस प्रकार होता है? तो कैटरेक्ट जो होता है उसमें लेंस अपारदर्शी हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, जिसे व्यक्ति दिख नहीं पाता है। हेमोडायलिसिस में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है? तो जब हीमोडायलिसिस होता है, शरीर का डायलिसिस होता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह एक्स्ट्रा कार्पोरियल होता है, बाह्य परिसंचरण होता है बाहर की तरफ। ठीक है। बर्साइटिस क्या है? बर्साइटिस जो है जोड़ों में सूजन होता है, बर्साइटिस होता है। ठीक है, याद रखिएगा बर्साइटिस। या मैं बता दूं, जोड़ों में जो होता है ये अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस होता है, ध्यान रखिएगा, जोड़ों में सूजन। ठीक है। आगे है यहाँ पे कोलोनोस्कोपी किस अंग का परीक्षण है? कोलोन और स्कोपी। कोलोन मतलब आंत होता है, बड़ी आंत का एक भाग है, और स्कोपी मतलब सूक्ष्म एक दर्शी होता है, कैमरा वाला, तो जिसका इस्तेमाल बड़ी आंत के जो है परीक्षण में किया जाता है। हर्पीज जोस्टर का कारण बनने वाला वायरस कौन है? तो हर्पीज जोस्टर जो होता है वह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे हर्पीज जोस्टर किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। ठीक है। आगे है यहाँ पे नील पर ओस, यानी NPO का अर्थ है कि मुंह से कुछ नहीं लेना, नील पर ओएस या मुंह से कुछ नहीं देना। एंजाइना पेक्टोरिस का कारण क्या है? तो एंजाइना पेक्टोरिस एक हार्ट का समस्या है, जिसमें हृदय को ठीक ढंग से ब्लड आपूर्ति नहीं होता है, और जो हृदय में दर्द होता है वह काफ़ी धीरे धीरे तेज़ी के साथ बढ़ते जाता है। आगे है सिस्टिक फाइब्रोसिस किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसको प्रभावित कौन करता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस करता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस का सबसे आम लक्षण क्या है? तो मेनिंजाइटिस का सबसे आम लक्षण तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, सिर दर्द होना, मेनिंजाइटिस मेनिंजिस के इन्फ्लामेशन है। ओके। आगे है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में कौन सी दवा दी जाती है? तो प्रोटोन पंप इन्हिबिटर, जिसे PPI बोलते हैं, यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में दी जाने वाली दवा है। एपेंडिसाइटिस में दर्द कहाँ होता है? तो अपेंडिक्स जो आपका राइट साइड में होता है, उस राइट साइड के निचले एरिया में आपके दर्द होते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स आपके दाहिने साइड में ही होता है। आगे है एपिलेप्सी, जिसे हम लोग दौरा या मिर्गी बोलते हैं, इसमें कौन सी दवा दी जाती है? फेनोबार्बिटॉल। फेनोबार्बिटॉल एक ऐसी दवा है जो एपिलेप्सी, मिर्गी, दौरा में दिया जाता है। ओटाइटिस मीडिया किस अंग का संक्रमण है? तो मध्य कान का संक्रमण है ओटाइटिस मीडिया। क्रोन रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्रोन रोग जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है, इस चीज़ को ध्यान में आप रख लीजिए। आगे है एल्जाइमर में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? तो एल्जाइमर एक रोग है जो एक न्यूरोलॉजिकल रोग है। इसमें देख लीजिए, एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है। ठीक है। बर्न के लिए कौन सा घोल उपयुक्त होता है? तो बर्न वाले जले हुए मरीज के लिए जो घोल देते हैं RL का घोल काफ़ी उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबसे आम लक्षण क्या है? कारण पूछेगा तो DVT, और अगर आम लक्षण पूछेगा तो सांसें फूलना, डिस्पेनिया। ठीक है, सांस लेने में डिफ़िकल्ट होना। ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या है? तो रोगी के खुद के स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है
ट्रांसप्लांट में यही ऑटोलोगस होता है, जहाँ पे मरीज के खुद के सेल को लेकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हाइपोक्सिया का सबसे समान लक्षण क्या है? तो हाइपोक्सिया का सबसे समान लक्षण होता है साइनोसिस, नीले ओठ और त्वचा, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होने से शरीर नीला होने लगता है। आगे है हीमोफीलिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो हीमोफीलिया जो होता है आनुवांशिक रोग होता है और विटामिन के की कमी से जो है नहीं होता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया कोई विटामिन की कमी से नहीं होता है, बल्कि यह एक आनुवांशिक रोग होता है। ओके। हाइपोग्लाइसेमिया का कारण क्या है? हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कमना क्या कारण होता है? अत्यधिक इंसुलिन या अपर्याप्त भोजन आपके ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है, ज़्यादा इंसुलिन लेना भी। और जब इंसुलिन लेगा ग्लूकोज कमेगा तो एनर्जी शरीर में कमने लगेगा, तो ये चीज़ होता है। ओके। आगे आता है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम लोग GERD बोलते हैं, गर्ड। यह गर्ड जो होता है, यह कारण क्या होता है? तो निचले एसोफिजियल इंस्फिक्टर की कमजोरी। तो जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स होता है, जहाँ पे आपका जो भी कुछ खाते हैं वापस से जो है पीछे की नली मुंह में फेंकने का जैसे जो है मन होने लगता है, यह गैस्ट्रो एसोफेगल में होता है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि निचले एसोफेजल जो होता है, निचले जो आहार नाल है, उसके जो इंस्फिक्टर है, मसल्स है, उसमें वीकनेस हो जाता है, ठीक है। पार्किंसंस रोग में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? तो जो पार्किंसंस रोग होता है इसमें डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, जो कि एक केमिकल है जो ब्रेन को सूचना देता है। कैट स्कैन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है, CAT, ठीक है, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो एस्थेनिया क्या मतलब है? तो एस्थेनिया का मतलब होता है शारीरिक कमजोरी। मायोकार्डियल इन्फारक्शन में कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है? तो देखिए ट्रोप्टी का जो टेस्ट होता है ना, तो यही ट्रोप्टी का टेस्ट होता है, जिसमें ट्रोपोनिन एंजाइम बढ़ जाता है मायोकार्डियल इन्फारक्शन में। और इसी एंजाइम के चेक करने के लिए ट्रोप्टी किट से हम लोग जो है टेस्ट जो है करते हैं, ठीक है। आगे है हाइपरथायराइज्म का सबसे आम लक्षण क्या है? तो वजन घटना और धड़कन तेज होना। हाइपो में होता यह है कि वजन बढ़ जाता है और वजन घटता भी है, लेकिन धड़कन कम हो जाता है हाइपोथायराइज्म में। लेकिन हाइपर में इसका उल्टा हो जाता है, धड़कन तेज होगा, वजन घटने लगेगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? तो चूँकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है थ्रोम्बस के जमने से वेन में, तो हेपेरिन जो है उस वेनस थ्रोम्बोसिस को तोड़ने का काम करता है। ओके। आगे है एसिडोसिस में शरीर का पीएच मान क्या होता है? यानी अगर अम्लीयता होता है तो उसमें पीएच का मान जो है 7.35 से क्या होता है? कम जाता है। 7.35 से अगर पीएच का मान कम जाता है तो वह एसिडोसिस में आता है। एडेनोमायोसिस क्या है? तो एडेनोमायोसिस गर्भाशय की मांसपेशियों में एंडोमेट्रियल ऊतक की वृद्धि, यानी जो गर्भाशय के मांसपेशी है उसके इंटरनल लेयर जो इंडोमेट्रियम है उसमें ऊतकों की मांस की वृद्धि हो जाती है, जिसे एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एडिनोमायोसिस क्या है? गर्भाशय के अंदरूनी सतह में एंडोमेट्रियल ऊतक की वृद्धि हो जाना, एक प्रकार से मांस की वृद्धि होना, ठीक है। डिस्फोनिया क्या है? तो आवाज़ में खराबी होना डिस्फोनिया होता है, आवाज़ में खराबी। पार्किंसन रोग में क्या लक्षण है? तो हाथों में कंपन होता है, ट्रीमर होता है पार्किंसन रोग में। लेप्टोस्पायरोसिस किस जानवर से फैलता है? तो लेप्टोस्पायरोसिस जो है चूहे से फैलता है, ठीक है। आगे है हाइपोनेट्रीमिया का क्या अर्थ है? हाइपो मतलब कम और नेट्रेमिया यानी Na सोडियम, तो सोडियम की कमी रक्त में हाइपोनेट्रेमिया होता है। सेप्सिस का क्या कारण है? सेप्सिस संक्रमण के प्रति शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया होती है, जहाँ पे सेप्सिस का मतलब संक्रमण होता है। कार्डियोमायोपैथी क्या है? तो हृदय की मांसपेशियों का एक रोग है, जिसे हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। कार्डियोमायोपैथी हृदय की मांसपेशियों को एक रोग है। आगे है एनाफाइलेटिक शॉक के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो हिस्टामिन का अत्यधिक रिलीज होना,
एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है गंभीर एलर्जी रिएक्शन से होता है, तो इसमें हिस्टामिन जो है अत्यधिक रिलीज होने लगता है। ठीक है, आगे है हाइपरकैलेमिया क्या है, तो रक्त में पोटेशियम का उच्च स्तर हाइपरकैलेमिया कहलाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, हड्डियों का एक संक्रमण है ऑस्टियोमाइलाइटिस। इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी जिसे हम लोग ईसीटी बोलते हैं, इसका उपयोग किस रोग में करते हैं, तो गंभीर डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में। ठीक है ना, तो जो भी गंभीर मानसिक रोगी होता है उसमें ईसीटी उपयोग करते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का सबसे आम लक्षण क्या है, यानी हाइपर मतलब ज़्यादा और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो पॉलीउरिया यानी बार बार मूत्र आना, बार बार जो है भूख लगना, बार बार प्यास लगना, ये 3 पी जो है याद रखिएगा। ठीक है, पॉलीउरिया, पॉलीपेप्सिया और पॉलीडिफेजिया। ठीक है, याद रखना है। आगे है पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है, फेफड़ों की धमनियों में उच्च रक्तचाप। फेफड़ा की जो धमनी है उसमें उच्च रक्तचाप होता है, उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में किस प्रकार की कोशिका होती है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक, ये 2 कोशिकाएं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होती हैं। आगे है यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी का कारण क्या है, तो सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क का असमान विकास या क्षति या पैरालिसिस होता है, जिसे सेरेब्रल पाल्सी हम लोग बोलते हैं। आगे है यहाँ पे हाइपोथायराइड में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, तो हाइपो मतलब होता है कम, जहाँ पे टीएसएच हार्मोन जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे कम एक्टिव होता है जिससे टीएसएच बढ़ जाता है और बढ़ने को हम लोग हाइपोथायराइड बोलते हैं। ग्लूकोमा में किस प्रकार का दबाव बढ़ता है, तो ग्लूकोमा में आँखों के भीतर दबाव बढ़ता है ग्लूकोमा में। ठीक है ना, प्रेशर लगता है आँख में। इंसुलिन पंप का क्या उपयोग है, तो मधुमेह के रोगियों को लगातार इंसुलिन देने की अगर ज़रूरत होती है तो इंसुलिन पंप का इस्तेमाल करते हैं। मायोकाइनेसिस क्या है, तो मायोकिनेसिस जो होता है हृदय की मांसपेशी का एक एंजाइम है मायोकिनेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज मैंने आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा दिया और आज का जो वीडियो था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे मुझे भी अनुभव हुआ है कि बढ़िया बढ़िया आज की इस वीडियो में क्वेश्चन था। तो आप लोग को अच्छे से हर वीडियो को दिन में इतना समय मिलता है, 2 बार आप आराम से देख सकती हैं और 2 बार देखने से रिवाइज भी हो जाएगा, दिमाग में आप भूलेंगे भी नहीं और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।